हेलो जी, नमस्कार। आदर्श सीडू लर्न एंड एंजॉय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उनको पढ़ेंगे और क्रमबद्ध रूप से हम लोग एक एक एक्सरसाइज को पढ़ते चलेंगे। ये क्लास 10 का है, ठीक है। 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 9th क्लास के होंगे तो उनके लिए त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके दृष्टि से भी आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 9th में आप फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें आप वर्क एनर्जी पावर पढ़िएगा। तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ने के लिए आपको त्रिकोणमिति का कुछ कॉन्सेप्ट आना जरूरी होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप अगर हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अंग्रेजी में इसको पढ़ा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्री का मतलब होता है तीन, और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप या उसका जो भी अनुपात हो, या तीनों भुजाओं में किसी दो भुजाओं के बीच में क्या संबंध है, ये जो संबंध हम गणित के जिस शाखा में पढ़ते हैं उसी को कहेंगे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। आगे हमने लिखे हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप का संबंध, गणित के जिस शाखा में हम लोग इस चीज का अध्ययन करते हैं उसी को त्रिकोणमिति कहा जाएगा। त्रिकोणमिति में किसी समकोण त्रिभुज के, जैसे कि ये भुजा हो गया और ये कोण के बीच संबंध का अध्ययन हम लोग करते हैं। ये जो त्रिभुज बनाया गया है ये समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो अनुपात हम लोग किससे निकालते हैं? ये न्यून कोण से निकालते हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये समकोण हो जाता है तो बाकी दो तो न्यून कोण होगा। किसी भी त्रिभुज में एक ही अधिकतम समकोण रह सकता है, सब एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। तो बाकी मतलब जो कोण दो बचा हुआ है वो दोनों कोण आपके पास न्यून कोण हो जाएगा। यहाँ ये बाकी दोनों को न्यून कोण हो जाएगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं के जो अनुपात होता है, कुछ भुजा का अनुपात, तीन भुजा है तो उस तीन में से किसी दो भुजा का अनुपात, ठीक है, न्यून कोण के सापेक्ष में हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये जो अनुपात होता है इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये बात हो गया। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ जो समीकाएं जो है वो इस प्रकार से समीकाएं हैं। एक समीका है साइन, अच्छा, जो कोण रहता है कोण के सापेक्ष में, यहाँ हम लोग पढ़ लिए न्यून कोण के सापेक्ष में, यहाँ तो दोनों कोण न्यून कोण है तो हम किसी एक कोण के सापेक्ष में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ थीटा सी को कहे हैं तो सी के सापेक्ष में, यहाँ सीधा थीटा लिए हैं तो थीटा के सापेक्ष में कर लेते हैं। ये साइन थीटा, एगो ये हो जाएगा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है। अब इसी के एक उल्टा हो जाता है, साइन का हो जाता है कोसेक थीटा, कॉस का हो जाता है सेक थीटा, और टेन का हो जाता है कॉट थीटा। तो कुल मिलाकर के हमको ये 6 समीकरण पढ़ना है। कुल मिलाकर के 1 2 3, और इसी तीन गो का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। ये 3 समीका, इसका उल्टा ये 3 समीका, 6 समीकाएं पढ़ना है। अच्छा, ये पढ़ने से पहले, ये अनुपात पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इस त्रिभुज में ये बात समझ लेते हैं कि थीटा का मतलब क्या होता है, लंब किसको कहा जाएगा, कर्ण किसको कहा जाएगा, आधार किसको कहा जाएगा। तो ये बात हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। समझिए, हम जिस कोण के सापेक्ष में ये जो समीकाएं हैं, इस समीकाओं का अनुपात हमको ये जो समीकाएं, इस समीकाओं के सापेक्ष में हम भुजाओं का जो अनुपात निकालेंगे, ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष में, उस कोण को हम लोग कहेंगे थीटा। जैसे कि अगर इस कोण के सापेक्ष में भुजा का अनुपात निकालना है तो ये कोण कहलाएगा अभी थीटा, ठीक है। जैसे अभी इस कोण के सापेक्ष में निकालना है तो इसको हम कह सकते हैं थीटा। थीटा, अगर इसको थीटा कह दिया तब इसको हम लोग कर लेंगे बीटा, ठीक है। तो ये चीज कोण को हम लोग दर्शाते हैं अल्फा बीटा गामा ऐसे, या थीटा बीटा ऐसे करके हम लोग दर्शाते हैं।
ठीक है। ये हो जाएगा थीटा, तब ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। तभी हम इस कोण के सापेक्ष में बात करते हैं। अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक है, थीटा, ये जो थीटा है, थीटा को या हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं कोण, थीटा या कोण के जो सामने वाली भुजा होती है, ठीक है, सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा को हम लोग कहेंगे लंब। ये बात समझ आ रहा है? ये अगर थीटा है, थीटा के सामने वाला ये अगर ए बी है तो ये भी कहलाएगा आपको लंब। सबको लंब नहीं कहेंगे, अन्यथा हम लोग 8 क्लास तक पढ़ते थे, 8 क्लास तक में ये भी लंब कहला जाता था और ये भी लंब, हालांकि ज्यादातर हम लोग इसको लंब कहते थे, इसको आधार कहते थे, ऐसे चलता था। तो लेकिन अब हम लोग 10 क्लास में चले आए हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। इस त्रिकोणमिति में कुछ कायदे के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। अगर ये थीटा है, इस थीटा वाला, अगर इस कोण को अगर हम इसी कोण के सापेक्ष में अगर भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तब इस कोण के सामने वाली भुजा अगर ए बी है तो इस ए बी को ही हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात समझो कि जो समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण है, समकोण के सामने वाली ये वाला भुजा AC, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख देते हैं समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा को हम लोग कहेंगे कर्ण, ठीक है। ये समकोण है, समकोण के सामने ये वाली भुजा, तो ये जो AC है ये कहलाएगा कर्ण। या हम कर्ण को ऐसे भी कहते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसको कर्ण कहा जाता है। ये बात हो गया। यहां लिख भी देते हैं समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण। अब बाकी जो भुजा बच गया, शेष भुजा, यही शेष भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहते हैं। यानी ये जो थीटा जिसके सापेक्ष में बन रहा है, जिस भुजा के सापेक्ष में बनता है, ये भुजा और कर्ण इसी दोनों के सापेक्ष में बन रहा है जी। तो ये जो BC है, इस BC को हम लोग कहेंगे आधार। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं शेष भुजा को हम लोग कहेंगे आधार। शेष भुजा जो बच गया है, शेष भुजा क्या कहलाएगा जी, आधार कहलाएगा। पहले तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, ये बात समझ में आना चाहिए। तो आप समझ गए, लंब किसको कहेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा। कर्ण किसको कहेंगे, तो समकोण की जो सामने वाली भुजा है या समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, इस सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कर्ण कहेंगे। अब उसके बाद बच जाता है शेष भुजा, इस शेष भुजा को हम लोग कहेंगे आधार। इतना बात समझ में आ गया। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गया, तभी जाकर के आप जो है यहाँ ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उस बात को हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग एक एक अनुपात समझते हैं। साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या होता है, ये बात समझते हैं। साइन थीटा किसको कहते हैं, तो साइन थीटा कहा जाता है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के लंब और ये कर्ण, इसी दोनों भुजाओं के अनुपात को कहा जाता है साइन थीटा। साइन थीटा किसको कहा जाएगा, साइन थीटा किसको कहा जाएगा, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज के, ठीक है। ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा, समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात। साइन थीटा किसको कहा जाएगा, किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात। तो मतलब इस हिसाब से हम लोग साइन थीटा का अगर फॉर्मूला कहेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और बट्टा कर्ण, ये हो गया साइन थीटा का ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही चलता है, ठीक है। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, अब यहाँ बात समझते हैं, ये लंब कर्ण हो गया, साइन थीटा लंब कर्ण हो गया। अब कॉस जो होता है ये बनता है आधार, आधार और कर्ण के अनुपात को ही कहा जाता है कॉस थीटा कहा जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के,
समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण का अनुपात, ठीक है, आधार और कर्ण का अनुपात ही क्या बन जाता है, cos थीटा हो जाता है। इस आधार पर हम कहते हैं तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ये बात हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा अनुपात है वो तीसरा अनुपात आ जाता है, ये पहला अनुपात हो गया, ये cos थीटा दूसरा अनुपात हो गया, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे tan थीटा। तो tan थीटा का परिभाषा क्या हो जाएगा तो समझ लेते हैं। tan थीटा जो होता है, अगर ये लंब है तो लंब और आधार के अनुपात को ही कहा जाता है tan थीटा। tan थीटा किसको कहा जाएगा, लंब और आधार के अनुपात को, ठीक है। तो tan थीटा हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज के लंब और आधार का अनुपात, ठीक है। tan थीटा किसको कहा जाएगा, इस समकोण त्रिभुज के, ये थीटा के सामने वाला ये बनेगा लंब और ये है कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं tan थीटा। इस हिसाब से tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया क्या, ये साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, tan लंब बटा आधार, ये बात हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये बात समझते हैं, अब बाकी जो तीन अनुपात है, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और tan का उल्टा, ये चीजें हम लोग समझते हैं। ये इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये अटेगा नहीं इसमें, तो इसको मिटा दिया जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, यही सामने सामने हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये चौथा, इसके बाद आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसको कहा जाएगा, तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज के, इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है, तो मतलब ये है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण और लंब का अनुपात। कोसेक थीटा क्या होता है जी, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब का अनुपात। इस हिसाब से अगर इसका फॉर्मूला कहा जाए तो इसका फॉर्मूला कहेंगे कर्ण बटा लंब, ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये जो कॉस है, इस कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा किसको कहा जाएगा, तो सेक थीटा ऐसे ही परिभाषा हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज में। अब इससे देखिए, कॉस है आधार बटा कर्ण, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण और आधार, तो यहाँ कहेंगे कर्ण और आधार का अनुपात। सेक थीटा क्या होगा जी, समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार का अनुपात। इस हिसाब से सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं tan थीटा, ये छठा अनुपात है, ठीक है। tan थीटा का उल्टा हो जाता है cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार और लंब का अनुपात, आधार और लंब का अनुपात, इसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, cot थीटा। इस हिसाब से cot थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। ये 6 फंक्शन था, ये 6 फंक्शन हम लोग समझ गए। साइन थीटा फॉर्मूला हम लोग अब सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण,
tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। कोसेक थीटा इसी का उल्टा होता है तो कर्ण बट्टा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये कॉस है आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। टेन थीटा लंब बट्टा आधार होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा आधार बट्टा लंब। ठीक है, इतना अगर उतारना है अगर आप लोग को तो उतार लीजिए। ठीक है, तो आप पॉज करके उतार सकते हैं। ठीक है, ये उतार सकते हैं और हम यहीं पर बंद करते हैं। और इसके बाद अगली जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग सब के बीच में संबंध पढ़ेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, साइन कोसेक इसके बीच में संबंध पढ़ेंगे, कॉस सेक के बीच में संबंध पढ़ेंगे, टैन कॉट के बीच में संबंध पढ़ेंगे, ये चीज पढ़ लेंगे, डेरिवेट कर लेंगे। उसके बाद स्क्वायरिंग वाला फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कैसे आता है इसको हम लोग प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के बाद ठीक है बेसिक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10 का 8.1 एक्सरसाइज उसको पढ़ेंगे। वो जब हम लोग खत्म कर लेंगे तो उसके बाद 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग शुरुआत से फिर से पढ़ने वाले हैं। तो आशा है ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।